नमस्कार, जय हिंद। देखिए PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में ये तीसरा वीडियो है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 2020 का MA एंट्रेंस का पेपर। ये वो सेशंस हैं जिसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेशंस में, छोटे छोटे वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वेदर वो किसी MA एंट्रेंस के हों, PhD एंट्रेंस के हों, UGC नेट के हों, TGT PGT या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन का किसी भी क्वेश्चन पेपर को जो भी हमें मिल जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बिकॉज कि सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो हम लोग बिगिन करेंगे। देखिए, दो सेशंस में हम लोग, एक सेशन में लगभग 25 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले सेशन में हम लोग 1 to 27 किए थे। दूसरे सेशन में हम लोगों ने 26 तक किया था। 27 से या 28 से आगे 52 तक हम लोगों ने दूसरे सेशन में किया और तीसरे सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 से आगे करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है 53 जो है वो है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ठीक है, ये किसकी डेफिनीशन है? ठीक है, तो ये बहुत फेमस डेफिनीशन है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन हमेशा दिया जाएगा, एक वर्ड्सवर्थ, एक इलियट। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की डेफिनीशन है वो ये है कि पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो इसी के रिस्पॉन्स में बाद में 20th सेंचुरी में T.S. इलियट ने जो अपना डेफिनेशन ऑफ पोइट्री दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, T.S. इलियट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 54 है, द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट डेजिग्नेट्स अ ग्रुप ऑफ। जो सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट है वो किन राइटर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, 4 प्रकार के राइटर्स आपको लिखे गए हैं, अमेरिकन, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन राइटर्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट था वो फ्रांस में बिगिन हुआ था और ये फ्रेंच राइटर्स का एक ग्रुप है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर, T.S. इलियट से। क्वेश्चन है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम वाज रिटन बाई। तो सिंपल सा, मैंने पहले ही कह दिया, ये इलियट का एसे है, T.S. इलियट का एसे। और इसी एसे में इलियट हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 56 में कहते हैं कि हु सेड दैट गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। अभी इसी की चर्चा हमने की थी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ठीक है, किसने कहा है? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। और इसी डेफिनेशन के अगेंस्ट में T.S. इलियट ने अपनी डेफिनेशन दी थी। तो ये डेफिनेशन किसकी है? पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और उसी के जो है रिस्पॉन्स में T.S. इलियट ने जो अपना एक दिया है, क्या दिया, मीन्स कि अपना एक डेफिनेशन दिया, उसको कहते हैं पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ये T.S. इलियट का है और वर्ड्सवर्थ का है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मुझे लगता है ये कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा हटा ही देते हैं, अब बेटर है। चलिए, अब बहुत बढ़िया रहेगा, हम लोग केवल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमारा पूरा ध्यान क्वेश्चन पर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन 57 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एसोसिएटेड विद रेनासा। ठीक है, रेनासा या रेनासांस जिसको आप कहते हैं, उससे एसोसिएटेड कौन से एक प्रोमिनेंट फिगर है? 4 नाम आपको दिया गया है, निकोलो मैकियावेली, एडगर एलन पो, मार्क ट्वेन, विलियम फॉकनर। ये देखिए, 4 के चारों जो हैं, एडगर एलन पो, मार्क ट्वेन, विलियम फॉकनर, ये 3 के तीनों जो हैं वो कौन हैं? ये अमेरिकन राइटर्स हैं। ठीक है,
और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि रेनासा का संबंध इटली और इंग्लैंड से है, विशेष रूप से जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, ये अमेरिकन है, ठीक है, ये अमेरिकन। तो बचा कौन भैया, बचे आपके निकोलस मैकियावेली, आपका आंसर हो जाएगा निकोलो मैकियावेली, ठीक, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, यूनिटीज से क्वेश्चन है, ड्रामेटिक यूनिटीज से क्वेश्चन है। यूनिटीज इन ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टेंट, ठीक है, कहाँ से इसको डिराइव किया गया है, जो ड्रामा की 3 यूनिटीज हैं, यूनिटीज इन ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टेंट, कहाँ से ये डिराइव की गई हैं, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका गलत है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो भी गलत है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी वो भी गलत है, सारे बाद के वर्क है। ये आपका जो पोइटिक्स है किसका, अरिस्टोटल का वर्क है पोइटिक्स, यहाँ से लिया गया है आपका 3 यूनिटीज का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विक्टोरियन नावल, ठीक है, इनमें से कौन सा विक्टोरियन नावल नहीं है। तो विक्टोरियन नावल मतलब जो विक्टोरियन एज में लिखा गया हो, ठीक है। तो ओलिवर ट्विस्ट, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, प्राइड एंड प्रेजुडिस, वैनिटी फेयर, ठीक। तो आपको देखेंगे ओलिवर ट्विस्ट किसका है, ओलिवर ट्विस्ट जो है ये चार्ल्स डिकिंस का है, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज किसका है, हार्डी का है, हार्डी जो है विक्टोरियन एरा में बिगिन करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये 20वीं सेंचुरी तक जाते हैं। और प्राइड एंड प्रेजुडिस किसका है, जेन ऑस्टिन का है, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं। वैनिटी फेयर किसका है, वैनिटी फेयर जो है WM थैकरे का वर्क है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा किस एरा का, ठीक। तो सॉरी जेन ऑस्टिन हमने गलत कहे, जेन ऑस्टिन जो है ये विक्टोरियन राइटर नहीं, ये रोमांटिक राइटर हैं जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जो है इसका जो पब्लिकेशन है, इसका पब्लिकेशन है 1813, ठीक है, 1813 में ये पब्लिश होता है। और 1813 में एरा कौन सा था, ये रोमांटिसिज्म था, ठीक है, रोमांटिक एज कब से कब तक है, 1798 से 1837 या 1850, ठीक है। अब बाकी के जो वर्क्स हैं इनका जो पब्लिकेशन है उसको अगर आप बात करें, उसकी बात करें तो इसको हम लोग देखेंगे जरा सा। तो ओलिवर ट्विस्ट का पब्लिकेशन जो है वो 1838 से 1839 तक में होता है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का जो पब्लिकेशन है वो 1886 में होता है। और वैनिटी फेयर जो है 1848 में इसका पब्लिकेशन होता है। ये तीन के तीनों विक्टोरियन नावल्स हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में पब्लिश हुआ था। ये कौन सा नावल है, ये एक रोमांटिक नावल है, रोमांटिक एरा की राइटर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सीज एस्टेट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल है उसमें जो डार्सी का कैरेक्टर है, जो एक वेल्दी पर्सन है, उसके एस्टेट का नाम क्या था, किस नाम का उसका स्टेट था, ठीक है। तो उसका जो स्टेट था वो था पेम्बरली स्टेट, ठीक है। पेम्बरली जो है उसके स्टेट का नाम था। पेम्बरली क्या है, पेम्बरली इज द स्टेट ऑफ डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन है, जॉन ऑसबर्न्स लुक बैक इन एंगर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द ईयर, ठीक है। किस ईयर में इसका पहला परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। लुक बैक इन एंगर किस ईयर में पहली बार परफॉर्म किया गया। तो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1956, ठीक है। 1956 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आपको डेट पूछे तो आप इसको किस लिख सकते हैं, 8 मई, ठीक है। 8 मई 1956 को इसका पहला परफॉर्मेंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62, हु फेमसली सेड ऑफ हिज एसेज दैट द पर्पस वाज टू enliven morality with wit and to temper wit with morality, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, ये जोसेफ एडिसन का स्टेटमेंट है, ठीक। स्टेटमेंट क्या है,
एंड लिव इन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है? जोसेफ एडिसन का स्टेटमेंट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन से है, इंडियन ड्रामा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हु प्रेसाइड्स एज द जज इन द मॉक ट्रायल इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। जो प्ले है द कोर्ट इज इन सेशन, इसमें जो कोर्ट है, उस मॉक कोर्ट है, उस मॉक कोर्ट में कौन जो है जज का किरदार निभाता है? तो जज का काम मिस्टर कासीकर करते हैं। मिस्टर कासीकर जो है ऑप्शन ए, ये जज का काम करते हैं। ठीक है, ये जज का काम करते हैं। ठीक, चलिए ये हमने केवल जे लिखा, जे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन बी जो है, ये जो है महोदय लायर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो आप याद रखिएगा। सुखात्मे जो हैं ये लायर हैं, मिस्टर कासीकर जो हैं ये जज हैं। ये दो बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। 63, 64 देखिए फिर से साइलेंस का ही है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज अ कैसा प्ले है भाई? ये मराठी में लिखा था विजय तेंदुलकर ने। ठीक है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो मराठी का वर्क है, विजय तेंदुलकर का वर्क है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 ऑल माय सन्स से है। क्वेश्चन है इन द प्ले ऑल माय सन्स हाउ डज लैरी केलर डाई। लैरी केलर जो उनका बड़ा बेटा था, किसका? जो केलर्स थे, केलर फैमिली, ठीक है, उनका जो बड़ा बेटा था लैरी केलर, उसकी डेथ कैसे होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वो सुसाइड करता है। ठीक है, जब उसको इस बात का पता चलता है कि जो तमाम 21 पायलट्स मरे हैं उनकी डेथ में उसके फादर का हाथ है, उसका रीज़न उसका फादर है, तो जो लैरी केलर है वो क्या कर लेता है? वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 है फ्रॉम हुम डज नोरा बोरो मनी इन द प्ले अ डॉल्स हाउस। जो प्ले है डॉल्स हाउस, किसका प्ले है? जो नॉर्वेजियन प्ले राइट है हेनरी गिब्सन, उनका फेमस प्ले है डॉल्स हाउस। इसमें जो नोरा का कैरेक्टर है वो किससे पैसे बोरो करती है? ठीक है, पैसे बोरो करती है किससे? वो जो है ऑप्शन बी ध्यान में रखिएगा, क्रोगोस्टेड जो है उनसे पैसे बोरो करती है। ठीक है, क्रोगोस्टेड। ठीक, ऑप्शन बी आंसर नंबर 67। आगे चलते हैं, शेक्सपियर से क्वेश्चन है कि शेक्सपियर सेज हिज मिस्ट्रेस विल लिव ऑन फॉरएवर इन हिज इटर्नल लाइन्स। व्हाट डज दिस मीन? इस इटर्नल लाइन्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो कह रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ, सॉरी ये है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पीपल विल रीड अबाउट हर इन हिज पोएम्स। जो शेक्सपियर की मिस्ट्रेस है, जो शेक्सपियर की हीरोइन है, उनके विषय में, उसके प्लेज में, उनकी लाइंस में लोग पढ़ेंगे और वो इमॉर्टल हो जाएगी। ठीक है, हमेशा वो जीवित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 68 है द कासल ऑफ ओटरेंटो का क्वेश्चन है। कासल ऑफ ओटरेंटो किस प्रकार का नावल है? ये एक गॉथिक नावल है। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक नावल। ठीक है, आपका आंसर मिल गया, कासल ऑफ ओटरेंटो इज अ गॉथिक नावल। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन 69 पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 69, और ये पेपर का लास्ट पेज रहेगा जिसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, बाकी फिर से लगभग 23-24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बचेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द वेरी लास्ट लाइन ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है उसकी जो लास्ट लाइन है वो क्या है? ठीक है, तो ओल्ड मैन एंड सी की जो लास्ट लाइन है ऑप्शन बी देखिएगा, ये द ओल्ड मैन वॉज ड्रीमिंग अबाउट द लायंस। ठीक है, जो एक बीच है, सी बीच, वहां पर वो लायंस की ड्रीमिंग करता है, यही इसकी आखिरी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। जेन ऑस्टिन्स वर्क इज ट्रांसफ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ। जेन ऑस्टिन के जो वर्क्स हैं उसमें किस प्रकार की स्पिरिट जो है दिखाई देती है? किस प्रकार की स्पिरिट उसमें ट्रांसफ्यूज्ड है? ठीक है, तो इसमें क्लासिसिज्म जो है
भर भर के आपको दिखेगा, ठीक है। प्योरिटेनिज्म और आइडियलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्लासिसिज्म की स्पिरिट आपको सफिशिएंट मिलेगी जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हु आइडेंटिफाइज द आइलैंड एज पार्ट ऑफ अ कोरल रीफ, ठीक है। तो जो ये कहाँ से क्वेश्चन है, जो एक नावल आपने पढ़ा लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है, उस लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में जो कुछ बच्चे थे, उन बच्चे जो एक आइलैंड पर आकर के फंस गए थे, तो उनमें से कौन बच्चा है जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आइलैंड है वो कोरल रीफ का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कोरल रीफ क्या होता है, समुद्री पादप है जो कि बाद में सूख जाता है, सूख करके वो पत्थर जैसा हो जाता है, और वो जहाँ पर ज़मीन उथली होती है धीरे धीरे वो पानी के ऊपर आ जाता है और एक आइलैंड के रूप में सामने आ जाता है। तो कोरल रीफ का बना हुआ है, ये किसने आइडेंटिफाई किया, तो ये आइडेंटिफाई करने वाला जो करेक्टर है वो राल्फ था, ठीक है। राल्फ ने सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि जो आइलैंड है वो एक कोरल रीफ का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, हु टीम्ड विद जोसेफ एडिसन टू form the famous literary partnership that put out the new seat, the Tatler, and the daily paper the Spectator, ठीक है। तो ये जो स्पेक्टेटर और टैटलर है इसको किन दो लोगों ने पार्टनरशिप में किया था, ठीक है। पहले टैटलर किया, उसके बाद टैटलर को बंद करके स्पेक्टेटर चलाया। कौन कौन थे ये, जोसेफ एडिसन थे और रिचर्ड स्टील थे, ठीक है। दो नाम इसमें आते हैं, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। इसमें किसका नाम, जोसेफ एडिसन का नाम ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिचर्ड स्टील आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 73 क्या है, इट इज ट्रू यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिगनिंग लाइंस हैं जेन ऑस्टिन की एक नावल है, ठीक है, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक, कुछ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बिगिन की गई है, जेन ऑस्टिन बिगिन करती है लाइन को फिर से देख लीजिए। लाइन क्या है, इट इज truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। मतलब इसका ये हुआ कि एक ऐसा आदमी जो अच्छी प्रॉस्पेरिटी के साथ जी रहा है, ठीक ठाक पैसे धन संपत्ति उसके पास हैं और वो अनमैरिड है, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छी पत्नी की तलाश में होगा। तो ये जो लाइंस हैं बिगनिंग लाइन है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस की आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 एंड 74 है कि दिस इज ब्लैंक, व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या है, तो ब्लैंक वर्स आपको पता है भाई ये एक फ्री वर्स होता है विद राइम, ठीक है, फ्री वर्स विद राइम, सॉरी फ्री वर्स विद मीटर नॉट राइम, ठीक है। यानी कि जब आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइमिंग होंगी तब जो है वो आपका ब्लैंक वर्स कहा जाएगा, यानी कि अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस आर ब्लैंक वर्स। तो आखिरी जो ऑप्शन है ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आखिरी डी ऑप्शन जो है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस, ठीक है। ऐसी लाइंस जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हो लेकिन उनका कोई राइम स्कीम ना हो तो उनको क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नहीं, शायद आखिरी से दो क्वेश्चन भी और 75 76, ठीक है। 75 जो है क्वेश्चन है कि द गिल्टी कॉन्शियस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन, जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो मैकबेथ का गिल्ट कॉन्शियस है वो कहां पर रिवील होता है, ठीक है। जब वो सेकेंड मीटिंग में जाता है विचेस के साथ, ठीक है, तो वहां पर उसका जो गिल्ट कॉन्शियस है वो रिवील होता है, द सेकेंड मीटिंग विद द विचेस, ठीक है, वहीं पर उसका जो गिल्ट है वो रिवील होता है। क्लियर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 और आज के सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो बचे हुए 24 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज
व्हाट इज स्टडी ऑफ मैटर सॉरी व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ पोएम कॉल्ड एज। देखिए किसकी मीटर रिदम एंड इंटोनेशन, ठीक है। मीटर रिदम और इंटोनेशन की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसडी कहते हैं, ठीक है। एलिगरी अलग चीज है, एसोनेंस एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। सैंक्शन दूसरी अलग चीज हो गई, और बचा क्या, प्रोसडी। प्रोसडी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। देखिए ये शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे क्या हुआ कि अभी चीज़ें शुरू होती थी उसका रिदम टूट जाता था, इसलिए अब हमने इसको बिगिन किया है। तो धीरे धीरे जैसे इसमें रिदम टूट गया, पहले 2 वीडियोस बने, फिर मेरी हेल्थ कुछ ऐसी हुई कि मैं वीडियोस बनाना कई लगभग 2 महीने 3 बंद हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अगेन अब बिगिन हुआ है, धीरे धीरे ये चलेगा। पहले अभी हम लोग PYQ पर करेंगे, देयर आफ्टर एक दूसरा और सीरीज़ हम लेकर के आएंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।